गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आज हम अपना न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? देखो, न्यू टॉपिक है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो निकालेंगे। देखो, इसको डिफाइन करने से पहले मैं क्या करता हूं, एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं। समझते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन एक्चुअल में होती क्या है। मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, CH3COOH एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो ये जो एसिटिक एसिड है, इसमें यदि हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी हो, कौन कौन है इसके अंदर, देखिए इसका और कंडेंस फॉर्म बना दीजिए। कार्बन 2 है C2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है H4 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो ये भी एसिटिक एसिड ही हुई, ठीक है ना। अब इस कंपाउंड के अंदर कार्बन कितना परसेंट मिला हुआ है, अगर इस पूरे कंपाउंड को हम 100 से निकालें तो कार्बन का परसेंटेज बाई मास कितना है, कितना मास इस कार्बन का पर 100 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड प्रेजेंट है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का कितना प्रेजेंट है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन का कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है भाई, इसी को परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, पार्ट नंबर ऑफ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, number of part of an element present in per 100 part of a given compound, ठीक है, per 100 part of a given compound, number of parts of an element present per 100 part of the compound that is percentage composition। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, या फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट पर 100 पार्ट ऑफ ए गिवन कंपाउंड, ये हमारे पास हुई भी परसेंटेज कंपोजिशन। चलिए इसमें निकालते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 एंड O2, ठीक है भी। इसका मोलर मास क्या होगा, अगर इसका मोलर मास निकालें तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2, कार्बन का 12 ग्राम होता है, प्लस हाइड्रोजन का 4 मल्टीप्लाई बाई 1, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ गया 16 मल्टीप्लाई बाई 2। तो भाई इसका मॉलिक्यूलर मास आया 24 प्लस 4 एंड प्लस 32, दैट कम्स आउट टू बी 60। ये आ गया। अब देखिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन निकालता हूं मैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे भी, जो इस कंपाउंड में कार्बन का मास दिया गया है, कितने कार्बन है, 2 हैं, एक कार्बन का 12 ग्राम होता है तो 2 का हो गया 24। तो देखिए 24 अपॉन इस पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है वो 60, एंड मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि पर 100 में निकाल रहे हैं हम तो मल्टीप्लाई बाई 100। कैंसिल करेंगे इसको, ये 5 से ये 3 से हो जाएगा, 3 8 कितना आया भाई 40%, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 सॉरी 5 40% हो गया। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन का टोटल मास इस कंपाउंड में कितना है 4 अपॉन टोटल कितना है 60 मल्टीप्लाई बाई 100, कैंसिल हो गया 5 और यहां पे आ गया 3, दैट कम्स आउट टू बी 20 बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा अभी 6 पे गया 0.66 परसेंटेज आ गया। नाउ लास्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना निकलेगा,
उसी प्रकार से इस गिवन कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास कितना है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 के कारण 32 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100 कैंसिल हो गया, 2 से 5, 2 से 3, तो कितना आया भाई ये 0, 15 और एक 16 डिवाइडेड बाई 3, कितने पे गया भाई ये हमारे पास चला गया सॉरी 15, ये हमारे पास हो गया 160, ये गया 5 पे भी 5, फिर यहाँ पे आ गया 10 तो 53.33, तीनों को जब आप जोड़ोगे ऑक्सीजन का 53.3% प्रेजेंट है, इसका 6.66 प्रेजेंट है, इसका 40%, तीनों को जब आप मिलाओगे तो ये किसके बराबर आएगा, 100% के बराबर आएगा। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं भाई, परसेंटेज कंपोजिशन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा एथेनॉल का, ठीक है। एथेनॉल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5 एंड OH है, ठीक है। इसकी कंडेंस फॉर्म और बना लेते हैं, इसको और कंडेंस कर देते हैं। कार्बन C2, हाइड्रोजन एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको भी ऐसे लिख लो C6 और ये हमारे पास आ गया भाई O, ठीक है। अब इसका मोलर मास निकाल दो, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कार्बन का, हाइड्रोजन का कितना है 1, हाइड्रोजन है कितनी 6 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16, तो ये कितना आ गया भाई 24 प्लस 6 एंड प्लस 16, कितना हुआ टोटल ये 40 एंड 46, कितना हुआ 46। चलिए अब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन की निकाल देते हैं भी। कार्बन का इसमें गिवन अमाउंट कितना है, ये हमारे पास है 24 अपॉन 46 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 2 से ये हो गया, 2 की बजाय हम इसको 100 ही रहने देते हैं, ऐसे कितना हो गया हमारे पास भाई ये 2400 डिवाइडेड बाई 46, थोड़ा सा और कैंसिल कर लो, ये हमारे पास मान लीजिए आ गया 1200 और नीचे हमारे पास आ गया भाई 23, ठीक है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 5 पे चला गया, ये कितने पे चला गया 5 पे, और फिर चला जाएगा भाई 2 पर, ठीक है 52 और उसके बाद ये जाएगा 1 पे 52.1%, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हुआ भाई 600 डिवाइडेड बाई 46, कैंसिल कर दूं, ये हमारे पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 23, तो निकालिए भाई, फर्स्ट 1 पे गया, उसके बाद 7 0, तो ये 3 पे चला जाएगा 3.0 और उसके बाद ये चला जाएगा 4 पे। ये परसेंटेज कंपोजिशन आ गई भी हाइड्रोजन की। अब निकाल दीजिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 16, तो भाई 16 डिवाइडेड बाई 46 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है ना। तो कितना हुआ ये 1600 डिवाइडेड बाई 46, तो कितना आया 800 डिवाइडेड बाई 23, कितना हो गया ये फंस जाएगा भाई ये 3 पे जाता है तो हमारे बच गए 11, फिर ये चला जाएगा 4 पे 34, ठीक है 110 और 4 पे ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 1, फिर हो गया भाई 0, कितना हो गया 0, तो ये लगभग चला जाएगा हमारे पास ये हमारे पास लगभग जाएगा 5 पे 34.5। अब इसको जोड़ लीजिए, टोटल हमारे पास हो गया 52.1, 13.04
एंड 34.50, ये हो गया हमारे पास। तो ये कितना आता है हमारे पास भाई, ये हमारे पास होगा 5 5 और ये हमारे पास भाई 9 5 पे जाएगा, सॉरी 9 पे और फिर 5 पे, तो ये 9 और 5 लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास हो गया 0.540 और ये 100% हो गया। तो हमारे पास ऑक्सीजन, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज कार्बन, तीनों की परसेंटेज कंपोजिशन आ गई है। मैंने बताया था तीनों को जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा, क्योंकि आप 100 से ही निकाल रहे हो। तो ये है भी हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन इस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? तो भी हमारे पास नेक्स्ट आता है एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में तो लगभग हम जानते हैं, क्या होता है भी मोलिकुलर फॉर्मूला हम जानते हैं लगभग, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसी प्रकार से जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा उसका मोलिकुलर मास निकलेगा, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा उसका क्या निकलेगा, एम्पेरिकल मास निकलेगा। मैं यहां पे पहले के एग्जांपल लेता हूं। हम यहां लेते हैं भी बेंजीन। क्या है? बेंजीन। आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला C6 और H6। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बेंजीन इज 6, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बेंजीन इज, सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन इज 6। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं। यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या था, 6:6। उसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, तो अभी भी सिंपल वोल नंबर में ही है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो भाई एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या फर्क आया? जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम एक गिवन कंपाउंड में कितने हैं उसके बारे में बताता है, और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो उन्हीं एटम का सिंपल वोल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करता है, सिंपल वोल नंबर के अंदर, ठीक है ना। अब डिफाइन कर लेते हैं हम यहां पे। फर्स्ट हम ले लेते हैं भी एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है भी, रिप्रेजेंट्स द सिंपल वोल नंबर रेशियो, सिंपल वोल नंबर रेशियो of atoms in given compound। दिए गए कंपाउंड में एटम का सिंपल वोल नंबर रेशियो जो रिप्रेजेंट करे वो एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो भाई मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे मोलिकुलर फॉर्मूला को भी हम डिफाइन कर देते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला, ए फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट्स, एक फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट्स करता है, दैट रिप्रेजेंट्स exact number of atom of an element in given compound, ठीक है। दिए गए कंपाउंड में
जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करे वो हमारे पास हो जाता है भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और इधर ले लेता हूं मैं उसी का इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे हमने वहां पे लिया बेंजीन, और एग्जांपल लेंगे हम इसके, C6H6 बेंजीन हो गया, इसी का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH, ठीक है। इसी प्रकार से मैं ग्लूकोज ले लेता हूं भाई, C6H12 एंड O6, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH2 एंड O, ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट सुक्रोज ले लेते हैं, C12H22 और O11। आपने सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो इसका सिंपल होल नंबर यही रहेगा, C12H22 और O11। इसी प्रकार से यदि आपसे बोल दिया जाए कि भाई CO2 का मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल निकालिए, तो मॉलिक्यूलर तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का यही होगा, लेकिन यदि इसका इंपेरिकल निकालें तो भी यही रहेगा अभी, CO2, ठीक है। और देखिए हमारे पास जैसे आ जाता है एसिटिक एसिड C2H4 एंड O2, इसका इंपेरिकल मास निकालिए तो क्या हो जाएगा, CH2 एंड O, ये इंपेरिकल मास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं उनको यदि सिंपल वोल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो बन जाता है हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है भी। अब देखिए रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को समझने के लिए फिर से मैं एक कॉमन एग्जांपल उठा लेता हूं। जैसे हमारे पास C6 और H6 था, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का, इंपेरिकल मैंने निकाला, ये बन गया C और H। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो भाई कैसे निकालेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 72 प्लस 6 हो गया, दैट इक्वल टू 78 ग्राम। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है भाई 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13, कितना हो गया, 30, ठीक है ना। अब देखिए मैं एक लिख रहा हूं यहाँ पे, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रिलेशन निकाल रहा हूं भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था ये, उसका ये बन गया मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला, तो ये उसका क्या हो गया, इंपेरिकल मास हो गया। तो यहां लिख लेता हूं मैं इंपेरिकल मास, ठीक है। अगर इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इंपेरिकल मास को यदि n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो किसके बराबर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर। अब n क्या है, n यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 जिसकी वैल्यू एंड सो ऑन हो सकती है। यहाँ से n की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या बन जाएगी, दैट इज मोलर मास, उस कंपाउंड का मोलर मास क्या है और उसका इंपेरिकल मास क्या है, तो n की वैल्यू निकल आएगी। अगर हम इसी में देखें तो फॉर्मूले में फिट करो भाई, n दैट इज इक्वल टू मोलर मास कितना है 78, इंपेरिकल कितना है 13, कैंसिल कर दो कितना आ गया 6 आ गया, n की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई है। अब देखिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H6, इंपेरिकल फॉर्मूला था CH, और यहाँ पे दिया गया था n, ऐसे ही था ना, C6H6 दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू वहां से निकली 6, तो CH से मल्टीप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला हमारे पास वही आ जाएगा। तो ये रिलेशन है भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई इंपेरिकल मास, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो
सॉरी एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम दिए गए डेटा से किस प्रकार से निकालते हैं। जो अभी हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाली है, अगर आपको गिवन कंपाउंड में एटम की परसेंट कंपोजिशन दे दी, परसेंटेज कंपोजिशन दे दी जाए, तो आप एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं भी। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उससे पहले जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा, मोलिकुलर मास दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पेरिकल मास, ये पढ़ा है ना। एक छोटा सा रिलेशन और है, अभी बता देता हूं मैं। जो गैस वेपर फेज में होती है, जो वेपर फेज में कोई गैस होती है, तो उस कंडीशन में आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। विक्टर मेयर मेथड से ये कैलकुलेशन हुई, और क्या है भी आपको ये पता है, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, 22.4 लीटर किसी भी गैस का एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई कितना, वो सॉरी 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंटेन कितने मोल होंगे इतने वॉल्यूम में, 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है ना। तो भाई 1 मोल के अंदर पार्टिकल कितने होंगे उस गैस के, 1 मोल के अंदर उस गैस के पार्टिकल कितने होंगे, 1 मोल दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल, पता है आपको। और यहां से जो रिलेशन आ रहा है वो है भी इतने जो मोलिक्यूल हैं वो इतना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ये बात हमने पढ़ी हुई है। लेकिन एक्चुअल में देखिए, मान लीजिए कोई लिक्विड फॉर्म थी इस प्रकार से, हमने उसको हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया, और वो कन्वर्ट हो गई गैसियस फेज के अंदर। इस प्रकार से वेपर्स उसके फॉर्म हो गए, क्या फॉर्म हो गए, वेपर फॉर्म हो गए, और सारे लिक्विड के क्या बन गए, वेपर बन गए। अब अगर हम मोलिकुलर मास निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो अब जो है मोलिकुलर मास निकालने का डायरेक्ट तरीका है हमारे पास, मोलिकुलर मास दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी। इन गैसियस फेज में जो वेपर्स हैं इनकी जो डेंसिटी है उसको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस गैस का मोलिकुलर मास आ जाता है। ठीक है ना, ये एक डायरेक्ट रिलेशन हम यूज करेंगे। अदरवाइज क्या होता है भाई, 1 मोल दैट इज इक्वल टू दिस वन इज मोलिक्यूल एंड इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, और उसके मोलिकुलर मास के बराबर कोई भी गैस होगी तो उसका मोलिकुलर मास। तो इसमें एक टर्म और जोड़ दी, ये तो हमने 11th में पढ़ा हुआ है, सॉरी ये तो हमने पहले पढ़ लिया इस कॉन्सेप्ट में। अब इसमें एक टर्म और जोड़ देते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी दैट इज आल्सो इक्वल टू दीज टर्म्स। चलिए ठीक है, अब आगे हम करते हैं कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि भी हम डिटरमाइन करते हैं इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ इंपेरिकल एंड
इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या करना है? स्टेप्स फॉलो। कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं? देखिए, सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। सबसे पहले आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। मैं साथ साथ में इसके एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करूंगा जिससे हमें क्लियर होता जाएगा। पहले मैं वो न्यूमेरिकल में लिख लेता हूं यहाँ पे। देखिए न्यूमेरिकल क्या है अपने पास? न्यूमेरिकल है भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड on analysis gives percentage composition देता है। अभी किस किस की देता है? देखिए कहता है भी कार्बन 57 कार्बन जो है वो 57.8% प्रेजेंट है। हाइड्रोजन जो है वो 3.6% प्रेजेंट है। हाइड्रोजन जो है वो 3.6% प्रेजेंट है। और बाकी कहता है रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, बाकी जो बच गया वो ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर कह रहा है कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। कहता है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालिए इफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 83। ये दिया गया अभी, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी यदि 83 हो तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालिए। उसने कहा आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं यहाँ पे? यहां लिख लेता हूं भाई एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं भी अपने पास? कार्बन है, हाइड्रोजन है और भी ऑक्सीजन है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा स्टेप बोलता है नोट डाउन परसेंटेज कंपोजिशन। नोट डाउन परसेंटेज कंपोजिशन। कहता है परसेंटेज कंपोजिशन को नोट डाउन करिए। परसेंटेज कंपोजिशन अपने पास कितनी है भाई? यहां पे परसेंटेज कंपोजिशन ये हमारे पास आ गई। कार्बन की है 57%, 57.8%। हाइड्रोजन के कितनी है? 3.6%। और ऑक्सीजन बाकी बचा हुआ है ऑक्सीजन, तो हम यहां से निकाल सकते हैं 57.8 और 3.6, 4 1 और ये कितना आ गया भाई? 6, ठीक है। तो 100 में से इसको लेस कर दो, 0 61.40, तो कितना आ गया भाई हमारे पास? 6.8 और ये हमारे पास कितना हो गया? 38.6% हमारे पास, 38.6% हमारे पास क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो दो स्टेप हमने फॉलो कर लिए। अब तीसरा स्टेप है भी। तीसरा स्टेप कह रहा है, तीसरा स्टेप जो है वो कह रहा है कि जो आपने एलिमेंट लिए हैं उनका नोट डाउन करिए, नोट डाउन और फाइंड आउट एटॉमिक मास, ठीक है। उनका एटॉमिक मास कितना है? तो भाई एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट लिखिए इसका। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट। उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, या फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, आप ये कह सकते हैं। नंबर ऑफ मोल और या
रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल ही होते हैं भी। कैसे निकालोगे आप नंबर ऑफ मोल्स? ये गिवन मास बन जाएगा, ये एटॉमिक मास, तो 57.8 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये जो भी आएगा हम लिखेंगे। कितने पे गया अभी ये? 4 पे गया। ठीक है, 4, अच्छा 48, 98, तो ये बन गया 4.8। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 3.6 अपॉन 1, ये कितना बन गया अभी? ये हमारे पास वही आ गया 3.6। इस पे चलिए, 38.6 डिवाइडेड बाई 16, 38.6 डिवाइडेड बाई 16, तो कितना आ गया हमारे पास? ये हमारे पास आ जाता है 16, 2 पे गया, बच गया हमारे पास 6, तो 0.4 ये चला जाता है अभी। ठीक है, अब जो फोर्थ स्टेप हमने निकाला, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फोर्थ, थर्ड और ये फोर्थ, अब जो फिफ्थ स्टेप आता है वो क्या है भी? कैलकुलेट मोल रेशो। कैलकुलेट मोल रेशो कहता है भी मोल रेशो निकालिए। मोल रेशो कैसे निकालें भी? मोल रेशो कैसे निकालेंगे? देखो, जो ये नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले हैं, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, उनसे इन तीनों को डिवाइड कर दो। इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है भाई? ये वाली वैल्यू है। तो हम मोल रेशो निकालते हैं भाई। मोल रेशो कैसे निकलेगा? तो 4.8 और डिवाइडेड बाय सबसे छोटा कौन है? 2.4। कितना आ गया भाई? एग्जैक्टली 2 के बराबर आ गया। इधर आए हुए 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4। ठीक है, तो इसको अगर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा भाई? 1.5। नीचे आगे भी 2.4 को यदि 2.4 से ही डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये मोल रेशो निकला। क्या निकला? मोल रेशो। अब सिंपल रेशो निकालना है भाई हमने, सिंपल रेशो। ये तो मोल रेशो आया है, फ्रैक्शन में है, तो इसका सिंपल होल नंबर रेशो बनाइए। सिंपल होल नंबर रेशो कैसे बनेगा? देखो इधर लिख लेता हूं मैं, 2, 1.5 को 3/2 लिख लो, और ये हमारे पास हो गया 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से कर दो, और इसको भी 2 से कर दो। क्या हो जाएगा भाई? ये तो 4 हो गया, और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया? 3, और ये कितना हो गया? 2। तो हमारे पास मोल रेशो आया 4:3:2। ठीक है, इस प्रकार से ये मोल रेशो निकाल लिया। अब जैसे ही मोल रेशो आता है, मोल रेशो जैसे ही आता है, तो लास्ट स्टेप जो हमारा है, डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला। मोल रेशो आते ही इंपेरिकल फॉर्मूला हम निकाल देंगे। निकालिए इंपेरिकल फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? देखिए, कार्बन C4, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3, और ऑक्सीजन क्या हो गया? 2। ये हमारे पास आ गया भाई इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, हमें तो निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाले? सबसे पहले आप ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो इसी से इसका क्या निकाल दो? इंपेरिकल मास निकाल दो भाई। इंपेरिकल मास कार्बन का 12 होता है, 12 4 जा 48, प्लस हाइड्रोजन 3 है, प्लस ऑक्सीजन 2 है, तो 32। कितना बन गया अभी? ये 2 3 5 एंड 8 13, 3 एंड 4 7 8, 85 हो गया। कितना हो गया? 85 हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। 48, इसका हमारे पास हो गया 3, और ये हमारे पास हो गया 32। ठीक है, तो ये कितना हुआ भाई? 13, सॉरी 15 नहीं हुआ, 13 हुआ। चलिए, ये इंपेरिकल मास आ गया। अब मोलिकुलर मास
हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया है, मोलिकुलर मास दैट इज इक्वल टू, मोलिकुलर मास तो तब पता हो ना जब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला पता हो, लेकिन एक तरीका हमें बताया गया है कि मोलिकुलर मास दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी, ये भी बताया गया है। वेपर डेंसिटी यहां पे दी गई है भी 83, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 83 हमारे पास क्या आ गया 126। ये हमारे पास है मोलिकुलर फॉर्मूला, ये हमारे पास है सॉरी मोलिकुलर मास, ये है हमारे पास इंपेरिकल मास। तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की क्या वैल्यू होगी, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। ठीक है, कितना आएगा वो 126 डिवाइडेड बाय 83, दैट कम्स आउट टू बी, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 66 हो जाएगा, सॉरी 66 कितना हो गया, तो एग्जैक्टली कितने पे गया 2 पे। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, n की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2। तो देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल दीजिए फिर, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई इंपेरिकल फॉर्मूला C4H3O2, तो क्या बन गया अभी हमारे पास C8H6 एंड O4, ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं। चलो भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, दैट इज केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो है केमिकल इक्वेशन। क्या है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। देखो आपको पता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में जब सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं या एक सब्सटेंस आफ्टर हीटिंग उसमें कोई केमिकल चेंज आता है तो उसको हम एक इक्वेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एक केमिकल इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज आ रहा है किसी सब्सटेंस में, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को या केमिकल चेंज को जो रिप्रेजेंट करे उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखिए जैसे a प्लस बी एक जनरल इक्वेशन ले रहा हूं मैं, और वो कन्वर्ट हो गई c प्लस डी के अंदर, c प्लस डी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में जिसमें केमिकल चेंज आता है, स्टार्टिंग में हमारे पास ये सब्सटेंस थे, इनिशियल जो था हमारे पास वो ये थे, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेज में हमारे पास आए। तो इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में जो थे और जिनके अंदर केमिकल चेंज आया वो क्या होते हैं, वो एक केमिकल इक्वेशन में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। और इधर क्या होते हैं, जिनमें केमिकल चेंज आने के बाद रिएक्टेंट्स में जो बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट्स कहलाता है। ठीक है भी, तो एक केमिकल रिएक्शन को आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो वो देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे लिखते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर शोन बाय ए एरो। रिलेशन between reactant and product are shown by a arrow,
एक एरो के माध्यम से हम इसको शो करते हैं। देखिए इस प्रकार से ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है भाई कि रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज आया है और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो और इसी प्रकार से जब प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो, जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो और प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो तो रिएक्टेंट्स को आपस में हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ये प्लस साइन। ठीक है ना। व्हेन रिएक्टेंट्स आर मोर देन वन देन ए प्लस साइन इज शोन बिटवीन ईच रिएक्टेंट। प्रत्येक रिएक्टेंट के बीच में, दो रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से प्रोडक्ट के अंदर भी होगा। पॉजिटिव साइन बिटवीन reactants and also between प्रोडक्ट के बीच में भी होगा। इफ यदि these are more than one, यदि इनकी संख्या एक से ज्यादा है तो उनके बीच में पॉजिटिव साइन दिखाया जाएगा। उसके बाद भी थोड़ा सा हम केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके। इफ सब्सटेंस डिसोल्व इन वाटर, ये हम वैसे कर चुके हैं लेकिन फिर से कर रहे हैं, डिसोल्व इन वाटर, यदि सब्सटेंस को वाटर में डिसोल्व किया जाता है जस्ट आफ्टर, तो उसके बिल्कुल आगे क्या लगाया जाएगा, एक्वस लगाया जाएगा भी। क्या लगाया जाएगा, एक्वस लगाया जाएगा। यदि सब्सटेंस सॉलिड फेज में है, तो उसके आगे एस लगाया जाएगा। यदि लिक्विड फेज में है तो उसके आगे एल लगाया जाएगा। यदि वो गैसियस फेज में है तो उसके आगे जी लगाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए फॉर हीट, यदि रिएक्शन के अंदर हीट हमने सप्लाई की है तो उसके लिए हम कौन सा साइन लगाएंगे, डेल का साइन लगाएंगे। ये डेल का जो साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने सिस्टम को हीट दी है। जस्ट लाइक मान लीजिए हमने इसको गर्म किया है तो मैं यहाँ पे डेल का साइन लगा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है भी वहन गैस इवोल्ड, यदि रिएक्शन के दौरान गैस इवोल्ड होती है देन, तो उस कंडीशन में अपर एरो क्या करेंगे भी, अपर एरो लगाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ एरो लगा देंगे गैसियस पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, चलिए हम अभी तक जो किया है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे और उससे हम शो करते हैं। जैसे हम यही ले लेते हैं N2 प्लस 3H2। ठीक है। चेंजेस टू 2NH3, ये गैस है भी, गैस लगा दिया इसके आगे, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि गैस हमारे पास बनी, इसको हीट किया जाता है, रिएक्टेंट के बीच में पॉजिटिव साइन लगा दिया, गैसियस है तो सारों के आगे गैसियस लगा दिया है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, वहन insoluble substance are found, insoluble substance are found, यदि कोई insoluble substance बनता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, जैसे हम देखते हैं NaCl एंड प्लस, यहाँ पे ले लेते हैं हम भाई Na2SO4 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं BaCl2, दोनों के बीच रिएक्शन कराई तो यहाँ बन जाता है भी NaCl एंड प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इंसोलुबल होता है तो हम इसको डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। देन तो उस कंडीशन में डाउनवर्ड एरो जस्ट आफ्टर द प्रोडक्ट के बाद हम डाउनवर्ड पोजीशन में एरो दिखा देंगे
ठीक है, इस प्रकार से हम एक रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, कि भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकती है। ये है हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए एक मैं रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे कि Cl पोटेशियम क्लोरेट, अगर उसको हीट किया जाए तो हमारे पास बन गया भाई KCl एंड प्लस O2। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट थे, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक सब्सटेंस डिकम्पोज होके एक से ज्यादा सब्सटेंस बना रहा है, सिंपल सब्सटेंस बना रहा है, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन अगर आप देखें एक ऐसी रिएक्शन 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 इन विच अगर रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल और बैलेंस, या हम कहें कि बैलेंस ना हो, तो उसे हम कहते हैं भी दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस। क्या कहलाएगी ये? अनबैलेंस इक्वेशन। ये हमारे पास अनबैलेंस इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, और इसी की दूसरी फॉर्म जैसे KClO3, अगर इसको हीट कर दिया जाए तो हमारे पास बन गया अभी KCl एंड प्लस O2। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 से हो गया और ये 3O2। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चला कि प्रत्येक इधर पोटेशियम कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 6 है। इधर आए, पोटेशियम कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2 दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन कितनी है 6 है, तो सारे के सारे आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब बैलेंस करने के भी हमारे पास तरीके होते हैं। क्या होते हैं? तरीके होते हैं बैलेंस करने के। यहां इस यूनिट के अंदर हमारे पास 2 तरीके हैं। एक बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड आता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, और दूसरा तरीका आता है हमारे पास पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड आप 10th में भी कर चुके हैं, तो हम दोनों मेथड यहां पे करेंगे। दोनों थोड़ा अलग हैं, पार्शियल मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर एटम की संख्या को काउंट करने के बाद आप लगातार मल्टीप्लाई करते जाइए, और जब तक मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक दोनों साइड में एटम की संख्या बराबर ना हो जाए। ठीक है ना? तो देखिए हम करते हैं भी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना किस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो देखिए देर आर 2 मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हमारे पास 2 मेथड है भी, 2 मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड आता है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा आता है? हिट एंड ट्रायल मेथड, फर्स्ट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड आता है हमारे पास पार्शियल इक्वेशन मेथड। दोनों मेथड को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड ले लेते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। फर्स्ट हिट एंड ट्रायल मेथड, ये एक सिंपल मेथड है। मैं यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिखूंगा, केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन लिख लेते हैं हम, और फिर हम यूज करते हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए
जैसे हमारे पास है Fe3 एंड O4, ये एक सब ऑक्साइड होता है, ठीक है। Fe3O4 जो होता है ये एक सब ऑक्साइड होता है। अभी सब ऑक्साइड का मतलब होता है दो ऑक्साइड या इससे ज्यादा ऑक्साइड का मिक्सचर, ठीक है ना। इसकी ये मिक्सचर होता है FeO एंड Fe2O, फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो देखिए इसको जब मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो हमारे पास बन जाता है 3Fe एंड प्लस 4H2O, 4H2O ये बन जाता है। अभी अब कहते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना है हमने, यहां से हटा देता हूं मैं 3 और 4। ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कौन सी है? अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना है अभी। तो इसमें क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, एक बड़ा जो इन पूरी इस कंप्लीट रिएक्शन में जो बिगर कंपाउंड होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो बड़ा कंपाउंड है, और उसके एटम को हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं आयरन यहाँ पे कितने हैं रफ वर्क के लिए 3 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं अभी 4 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, इधर आए आयरन यहाँ पे कितने हैं सिर्फ 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं सिर्फ 1 है। तो अगर आप इसको टैली करें तो हम देखेंगे ना तो यहाँ पे आयरन बैलेंस है दिख रहा है अभी, हाइड्रोजन बैलेंस दिख रहे हैं, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 है उधर सिर्फ 1 है, तो बात नहीं बन पाई। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे बड़ा कंपाउंड बिगर यही है हमारे पास जो आयरन का ऑक्साइड है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इधर आयरन 3 है उधर सिर्फ कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं Fe/3 टू बैलेंस आयरन को बैलेंस करने के लिए। तो भी देखिए Fe3O4 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू 3Fe एंड प्लस H2O, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए ऑक्सीजन, आयरन तो बैलेंस हो गया इधर, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस ऑक्सीजन मल्टीप्लाइंग H2O बाई 4। इधर ऑक्सीजन कितनी है 4, उधर ऑक्सीजन कितनी है सिर्फ 1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे। तो भाई अब देखिए Fe3O4 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू 3Fe एंड प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आयरन बैलेंस हो गया, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, ऑक्सीजन इधर 4 है इधर भी 4 है, हाइड्रोजन देखो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, उधर हाइड्रोजन कितनी है 8 है। तो क्या करना पड़ेगा, इस साइड में जो H2 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे भाई टू बैलेंस हाइड्रोजन मल्टीप्लाइंग H2 बाई किससे करूं 4 से। तो देखिए Fe3O4 एंड प्लस 4H2 कन्वर्ट इनटू 3Fe एंड प्लस 4H2 बैलेंस हो गई है। अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने आ गई है, ठीक है भी। चलिए अब आगे लेते हैं हम, ये तो था हिट एंड ट्रायल मेथड, क्या था ये हिट एंड ट्रायल मेथड। अब दूसरा हम ले लेते हैं भी पार्शियल इक्वेशन मेथड। दूसरा कौन सा आता है, पार्शियल इक्वेशन मेथड। हम अपनी तरफ से कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं पार्शियल इक्वेशन में। देखिए पार्शियल इक्वेशन में क्या होगा, हम रिएक्शन को फ्रैक्शन में
फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, कई पार्ट्स बना लेते हैं और फिर उनको अलग अलग से बैलेंस करेंगे और फिर सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ देंगे। इसको पार्शियल इक्वेशन मेथड बोलते हैं। तो देखिए मतलब हम पार्शली छोटी छोटी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट करता है भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, KCl में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड में, मैग्नीज डाइक्लोराइड एंड प्लस उसके बाद हमारे पास आ जाता है भी H2O एंड प्लस क्लोरीन गैस, ये बना देता है भी, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो देखिए इसको बैलेंस करना है, ये बैलेंस नहीं है। इधर अगर आप देखेंगे पोटेशियम एक है, ठीक है, मैग्नीज जो है इधर है एक है, ऑक्सीजन इधर है 4, हाइड्रोजन इधर है 1 और Cl इधर है 1, ठीक है। इस साइड जब जाते हैं तो पोटेशियम 1 है भी, बैलेंस है। Cl यहाँ पे 1 3 और 2 5, Cl यहाँ पे आ रहे हैं 5 भाई, उधर सिर्फ 1 है, बैलेंस नहीं है। मैग्नीज इधर सिर्फ केवल 1 है भाई, उधर भी 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर 2 है, उधर सिर्फ 1 है, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें तो इधर सिर्फ 1 है, उधर 4 है, तो कोई बैलेंस नहीं है। तो ये एक कौन सी रिएक्शन होगी, दिस इज अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे भी हम, तो बैलेंस कैसे करेंगे आपको शायद पता नहीं है, लेकिन KMnO4 जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो KMnO4 जो है, KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। KMnO4 जो है डिकम्पोज हो जाएगा भी किसके अंदर, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीज ऑक्साइड प्लस यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन, इन 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसी को बैलेंस करेंगे भी, इसको मैं ए पार्ट लिख लेता हूं, पार्शियल इक्वेशन 1 या ए, इसको बैलेंस करो भाई। पोटेशियम इधर कितने हैं 2, इधर कितना है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 KMnO4 चेंजेस टू K2O प्लस MnO एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए, अच्छा इसमें एक खासियत क्या है, जब आप पार्शियल इक्वेशन बनाते हैं तो उन पार्शियल इक्वेशन को फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से कन्वर्ट करना है। समझिए इस बात को, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड किया, बिगर कंपाउंड को पकड़ लिया और फिर उनके एटम को मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम बैलेंस करते चले गए। पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद उन फ्रैक्शंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। तो मैं इसके ऊपर हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहा हूं भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गए, मैग्नीज यहाँ पे अब कितना हो गया 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब काउंट करिए, ऑक्सीजन 4 और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुई टोटल 8, 1 और 2 3 और यहाँ पे कितनी हो गई हुई है 4, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 8 ऑक्सीजन हो गई। अब ये बैलेंस हो गई है। अब देखिए इसके अंदर 3 पार्ट बने हमारे पास, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन। ये कहलाती है नेसेंट ऑक्सीजन, बड़ी ही रिएक्टिव होती है भी, और इसी के कारण जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? क्योंकि नेसेंट फॉर्म में इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेती है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करती है। तो KMnO4 अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो क्या रिलीज कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। अब ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बचा हुआ जो हमारा HCl है एक एक करके उसके साथ। तो जो बी फ्रैक्शन इक्वेशन या पार्शियल इक्वेशन हमारे पास बनी वो क्या होगी भाई, मैग्नीज ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा मैग्नीज डाइक्लोराइड एंड प्लस H2। अब इसको बैलेंस करिए आप,
इसको जब बैलेंस करेंगे तो देखिए इधर Cl2 कितने हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से करूंगा तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। उसके बाद सी पार्ट देखिए, मैग्नीज से हो गया, K2O से ले लो भैया, अब K2O प्लस HCl, उसी प्रकार से तो ये बनेगा भी KCl एंड प्लस H2O। तो ध्यान से देखिए, इधर पोटेशियम 2 इधर 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करते इधर क्लोरीन 2 हो गए, इधर 1 है तो इसको 2 से कर दूं, अब ये बैलेंस हो गया है। डी पार्ट देखिए, लास्ट रह गया हमारे पास ये नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो है, देखिए ध्यान से, ये और ये तीनों इस रिएक्शन में बने थे, तो अब हम तीनों को HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। HCl कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा अभी, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है, कितने से कर दिया, 2 से। इस कंडीशन में क्या आएगा देखो, नहीं सॉरी 2 से, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया अभी H2O एंड प्लस Cl2, किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 के अंदर। अब ये टोटल जो चारों रिएक्शन है आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, चारों रिएक्शंस को, क्योंकि ये सारी बैलेंस हो गई है। तो अब स्टार्ट करते हैं भी, देखिए KMNO ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है, यहां पे लिखूंगा मैं A, KMNO4 टू कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो गया वो, K2O प्लस MnCl2 सॉरी MnO प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इसका बी पार्ट ले लीजिए भी, बी पार्शियल इक्वेशन, मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 2HCl कन्वर्ट इनटू मैग्नीज डाइक्लोराइड एंड प्लस H2O। सी पार्ट ले लीजिए आप, K2O प्लस HCl 2 से मल्टीप्लाई किया, तो भाई ये हो गया 2 KCl एंड प्लस H2O हो गया। एंड लास्ट वन इज डी पार्ट, नेसेंट ऑक्सीजन एंड प्लस HCl, क्या बन गया हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन गया H2O एंड प्लस Cl2। अब जोड़ दो इनको सारों को, सारी बैलेंस है ये, तो चेक करिए देखिए ये कैंसिल हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो यहां मैग्नीज 1 है, इधर सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड इधर 2 है, इधर सिर्फ 1 है, तो इस वाली रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं भी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पोटेशियम ऑक्साइड और इधर पोटेशियम ऑक्साइड, ये एरो के इस साइड है, वो एरो के उस साइड है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन की बात आती है, यहाँ पे कितनी है 5, इधर कितनी है सिर्फ केवल 1, तो अब इसको ऐसा करिए पूरी की पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन भी इधर से कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचता है उसको आप लिख दीजिए, क्या बच रहा है अभी देखिए, इधर 2 KMNO4 और क्या बचता है इधर 2 2 4 और 2 6, नहीं भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 यहां से, 2 यहां से, 4 और 2 6 और 5 दूनी 10 यहां से, टोटल हो गया हमारे पास 16 HCl। चेंजेस टू किस में बदल रहे हैं अभी, यहां पे कुछ नहीं बचा, यहां पे देखिए 2 MnCl2 प्लस KCl कितना 2 KCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल कितने भी 2 और 1 3 और 5 8 8H2O, और क्लोरीन कितनी होगी भी 5Cl2। ये आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई, कौन से मेथड से, पार्शियल इक्वेशन मेथड से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं।